आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 भारत मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे ही साधन कहते हैं। जैसे पढ़ने के लिए हम किताब, कॉपी, पेन आदि का प्रयोग करते हैं, तो यही सब पढ़ने के साधन हैं। इसे ही हम शैक्षिक साधन कहते हैं। किसी भी देश का विकास वहाँ पर रहने वाले कर्मठ, योग्य, कुशल नागरिकों पर ही निर्भर करता है। जब किसी देश में पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल एवं टेक्निक प्रशिक्षित लोग होते हैं, तो उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। यदि विकास की तुलना में अन्य संसाधनों का उपयोग करने वालों की संख्या अधिक बढ़ती जाती है, तो देश समृद्ध नहीं हो सकता एवं अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है। यदि वहाँ के लोग कुशल और योग्य हैं, तो वह उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या स्थिति कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति जो देश के उपलब्ध भूमि यानी जमीन और सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो, तो उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, जो विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर तीव्र वृद्धि हुई। इसका कारण खाद्यान्न यानी अनाज आपूर्ति तथा चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार होना था, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। और जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में कमी होने के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 की जनसंख्या में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर पर नियंत्रण के लिए सरकार ने परिवार नियोजन की विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों में निवास करती यानी रहती है। शेष जनसंख्या बाकी 23 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग अकेले हमारे उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि से अधिक है। मानव संसाधन के मानव संसाधनों के संगठन से तात्पर्य उस देश की जनसंख्या की मूलभूत सुविधाओं जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, जनघनत्व, जीवन स्तर आदि है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात से है। इसे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए अगर किसी देश का लिंगानुपात 1000 है, तो इसका अर्थ हुआ कि उस देश में स्त्री और पुरुषों की कुल जनसंख्या बराबर है। यदि लिंगानुपात 1100 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में 1000 पुरुषों पर 100 स्त्रियां अधिक हैं। यदि लिंगानुपात 1000 से कम है, तो इसका अर्थ यह है कि लिंगानुपात स्त्रियों की प्रतिकूल है यानी कम है, अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात 943 है। किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय से अधिक है और किस राज्य का कम है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण क्या हैं? भारत में बालकों के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिकाओं की अपेक्षा की जाती है। कभी कभी घर में ही बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है, जिसे बालिका भ्रूण हत्या कहा जाता है। ये बच्चों, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 2011 के अनुसार हम मैप में देखेंगे कि प्रदर्शित किया गया है कि 900 से लेकर 925 स्त्री पुरुष राष्ट्रीय अनुपात हमारा 943 है, यानी प्रति पुरुष 11000 पुरुषों पर स्त्रियां 943 हैं। जैसे ही प्रदर्शित होता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है।
तो ये वो एरिया है जहाँ पर ये रेड रेड दिखाया गया है। जैसे 912 उत्तर प्रदेश में ही है, जो पुरुषों की संख्या अधिक दर्शाती है और महिलाओं की कम। इसी के साथ हमारा फर्स्ट भाग खत्म होता है। सेकंड भाग में हम पढ़ेंगे साक्षरता का स्तर।